Alright जी, so what are the importances of meiosis? meiosis की वो क्या क्या खसूसियात हैं जो कि इसे मुमताज करती हैं माइटोसिस से। meiosis जो है इसके अंदर सबसे पहली चीज आप लोगों ने हम जैसे अपने डिस्कस की थी, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में क्या होता है, दो क्रोमोसोम जो अलग अलग पेरेंट्स से आए हुए हैं वो दोनों अपना मटेरियल एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अब जो वैरायटी है वो ज्यादा हो गई, यानी कि पहले आपके पास जो क्रोमोसोम के अंदर जितना भी ट्रांसफर हो रहा था मटेरियल का वो एक दूसरे से डिफरेंट था। अब हम लोग अगर माइटोसिस का जो जिक्र करें तो माइटोसिस में क्या हो रहा था, आपके पास जितना जो डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल था वो सारे का सारा सेम है जैसे पेरेंट के अंदर था, लिहाजा जो ऑफस्प्रिंग है वो टोटली आइडेंटिकल है। लेकिन इसके अंदर जो है वो टोटल आइडेंटिकल नहीं है। एक ही पेरेंट के आगे कई बच्चे होते हैं, सबके सबके चेहरे मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे के साथ भी और पेरेंट्स के साथ भी, यानी कि अब उनके अंदर वेरिएशन आना जो है वो शुरू हो गई है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वेरिएशन। जो वेरिएशन इसके अंदर आती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, एक चीज। फिर उसके अलावा जो एक और चीज आती है इसके अंदर रिकम्बिनेशन होता है, रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये इसके अंदर आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस के अंदर। अच्छा, इसकी जो जेनेटिक जो है रिकम्बिनेशन हो रही है इसके नतीजे में क्या होता है, आपके पास नई नई खुसूसियात जो है डेवलप होती हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, ठीक है, अब उसके पेरेंट्स की जो है वो आई कलर, उनकी फिनोटाइप किसी और तरह की थी, बच्चे की फिनोटाइप थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है वेरिएशन की वजह से, या इसी तरह उसका जो आईक्यू लेवल है हो सकता है पेरेंट की निस्बत जरा तेज हो, इसी तरह उसकी खूबसूरती में इजाफा हो सकता है, ज्यादा अच्छा हो सकता है, वो सेहत उसकी ज्यादा अच्छी हो सकती है। सो मुख्तलिफ जो है वो रिकम्बिनेशन की वजह से आपको पर्क्स जो है वो मिल जाते हैं। इसी तरह जो है इनके अंदर जो है वो सेक्सुअल सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी इनके अंदर भी। सो दैट्स व्हाई जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो सेम रहता है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है, ठीक है, ये हमारे पास जो है आर हेड सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पर्क है, ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर सेम है। सो मेरे ख्याल में ये तीन अगर आप लोग जो है अगर पेपर में आपको आ जाए तो आप लिखेंगे। और इसके अलावा अच्छा कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इसके अलावा जो मियोसिस के साथ रिलेटेड है कि मियोसिस अगर प्रॉपर तरीके से ना हो सके तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। वो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आइए वो प्रॉब्लम भी देख लेते हैं हम लोग। जो मियोसिस के दौरान आपको पता है एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसको हम लोग डिसजंक्शन कहते हैं। डिस किसी चीज का ना होना, डिस, ठीक है, और जंक्शन जुड़ना। तो जब चीजें नहीं जुड़ती हैं यानी कि अलग होती हैं उस दौरान पे आपके साथ एक मसला भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस नहीं आएगी, दिस वुड बी द एरर्स, ठीक है जी, एरर्स ऑफ मियोसिस। नॉन डिसजंक्शन हो सकता है, ठीक है जी, डिसजंक्शन तो होना ही है, अगर नहीं होगा तो वो नॉन डिसजंक्शन है, ठीक है। तो नॉन डिसजंक्शन में हमारे पास सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ रहा है दैट इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हमारे पास जो है वो सबसे पहला प्रॉब्लम आ रहा है। सिंड्रोम आपको पता है बीमारियों के क्लस्टर को सिंड्रोम कहते हैं, सबके साथ यहाँ पे लफ्ज सिंड्रोम में इस्तेमाल होगा। तीन बीमारियां आपको गिवन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा है, इट इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन during which 21st pair of chromosome fails to segregate। 21वां जो पेयर है, तो 23 पेयर टोटल, तो 21वां पेयर है वो जो है वो सेग्रीगेट होना भूल जाता है, जुड़ा होना भूल जाता है। सो उससे फिर क्या होता है, आपके पास अल्टीमेटली जो गेमीट के अंदर जो क्रोमोसोम है वो 24 हो जाते हैं। अब वो 23 नहीं है, वो कितने हैं, 24 क्रोमोसोम्स। 24 क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है, 24 क्रोमोसोम्स का मतलब ये है कि आपके पास +1 एक और क्रोमोसोम आपके पास आ गया इजाफी, जो आपको नहीं चाहिए, 23 होने चाहिए थे। तो अब इससे क्या हुआ कि नॉट डिसजंक्शन अपीयर टू अकर इन द ओवा एंड इज रिलेटेड टू द एज ऑफ मदर। मदर की एज के साथ इसका ताल्लुक है। अगर उसकी एज ज्यादा हो गई है चांसेस ज्यादा है, अगर एज नॉर्मल है तो चांसेस हैं उसके ज्यादा नहीं है डाउन सिंड्रोम के। तो इससे फिर प्रॉब्लम क्या होता है, जो बेबी अब पैदा होगा, ठीक है, उसको जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें बेबी के जो है वो कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से आए हैं वो भी देख लेते हैं। जो प्रॉब्लम है हमारे पास सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है दैट वुड बी कि जो बेबी है उसका फ्लैट ब्रॉड फेस होगा, ठीक है जी, फ्लैट और ब्रॉड फेस होगा। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है उसके अंदर कि उसके अंदर जो है वो स्क्विंटेड आईज हो सकती है, ठीक है जी, स्क्विंटेड आईज होंगी उसकी, धंसी हुई। इसी तरह हमारे पास जो है उसकी जो टंग है प्रोड्यूडिंग, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है जी, मेंटल रिटार्डेशन ये भी एक मसला जो है उसके अंदर आ सकता है। सो इस तरह के बहुत सारे जो आपके पास हैं प्रॉब्लम्स वो क्रिएट होते हैं ड्यू टू डाउन सिंड्रोम। अच्छा, डाउन सिंड्रोम जो है ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन जो है में अकर इन अदर देन 21st,
ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए कि 21वें क्रोमोसोम के अलावा किसी और क्रोमोसोम के अंदर नॉट डिसजंक्शन अकर हो गया, तो उससे फिर क्या होता है, अल्टीमेटली अबॉर्शन हो जाता है या उससे जो है वो डेथ हो जाती है बहुत अर्ली। अच्छा, इसके बाद आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। दूसरा सिंड्रोम जो है उसका नाम है क्लाइनफेल्टर। हम इसको रेज कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। तो दूसरा हमारे पास जो प्रॉब्लम है दैट इज क्लाइनफेल्टर्स, राइट इज ब्लू। क्लाइनफेल्टर्स जो सिंड्रोम है दैट इज सेकंड टाइप ऑफ जो है वो सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो इंडिविजुअल्स हैं दे हैव एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम लाइक 47 क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम एक इजाफी आ जाता है, 47 हो सकते हैं, 48 भी होते हैं, 49 हो सकते हैं, गिवन है बुक के अंदर आपको, ठीक है जी। और इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होगा यूं कि आपके पास 47 तो क्रोमोसोम हैं ही हैं, उसमें 44 आपके पास ऑटोसोम्स हैं प्लस एक XY आ जाता है। यानी अब इसमें फीमेल अपीयरेंसेस भी आने लगेंगी। 44 क्रोमोसोम्स प्लस एक XY आ गया, दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। अब सेलेक्ट करें इनमें से कौन सा हो सकता है। तो दोनों ही प्रॉब्लम्स आपके पास आ गए बड़े स्वे किस्म के। तो अब इसके नतीजे में फिर क्या होगा, फीमेल जो आपके पास अपीयरेंसेस हैं वो मेल की बॉडी के अंदर जनरेट होना शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पे एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसी तरह हमारे पास है वो टेंडेंसी ऑफ टॉलनेस, ओबेसिटी, स्मॉल टेस्टिस विद नो स्पर्म्स एंड इजैकुलेशन एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारी चीजें इसके अंदर वैनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ये मौजूद ही नहीं होंगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है। जिसके अलावा जो आपको बताया गया कि मेल्स के अंदर 48 क्रोमोसोम यानी कि 44 ऑटोसोम प्लस XXY इसके अंदर आ सकता है। इसी तरह 49 क्रोमोसोम लाइक 44 ऑटोसोम्स प्लस XXY, और इसी तरह 47 क्रोमोसोम लाइक 44 ऑटोसोम्स प्लस XYY, तो ये आ सकते हैं इसके अंदर। ये भी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे रिलेटेड है। इसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं कैसा है। जो टर्नर सिंड्रोम है इसके अंदर क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में यूं होता है कि आपके पास अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है दे हैव वन मिसिंग एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम उनके अंदर मिसिंग होता है। सो उसके अंदर भी कितने होंगे, ओनली 45 क्रोमोसोम जो है 44 ऑटोसोम्स प्लस एक एक्स इनके अंदर मौजूद होगा। इंडिविजुअल्स विद दिस कंडीशन ऑफन डू नॉट सर्वाइव प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ही उनका अबॉर्शन वगैरह जो है वो हो जाता है, वो जाया हो जाते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी प्रॉपर डेवलप ही नहीं हो पाएगी, डिफरेंशिएट ही नहीं हो पाएगी ऑनवर्ड, उनको प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होंगे। सो दैट्स व्हाई दोज हु सर्वाइव हैव फीमेल अपीयरेंसेस विद शॉर्ट स्टेचर। और अगर कोई बात जाए तो उसका जो कद है वो बहुत छोटा होगा, छोटे कद के अलावा उनकी वेब्ड नेक होगी, और उसके अलावा विदाउट ओवरीज एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स, उनके जर्म सेल्स होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ सकते हैं। एक टेबल के मैंने आपको नीचे सिंड्रोम्स का वो भी देख लीजिए, जिसके अंदर सिंड्रोम है डाउन, पैटो, ठीक है, टाउ भी कहते हैं इसको, एडवर्ड, टर्नर, मेटा फीमेल, क्लाइनफेल्टर, जेकब्स, ये आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स है, जिनमें से दो ऐसे हैं, टर्नर और मेटा फीमेल, ये दोनों फीमेल्स के हैं, और जो क्लाइनफेल्टर और जेकब्स है ये मेल के हैं, जबकि ऊपर वाले तीन यानी एडवर्ड, टाउ और डाउन ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो है वो पाए जा सकते हैं। और इसकी जो कंडीशंस है वो आपके साथ गिवन है टेबल के अंदर, इसको आपने लाजमी याद रखना है फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपको आ सकता है। अच्छा, एक छोटी सी दो डेफिनेशंस आपके पास और हैं, वो भी जरा देख लीजिए। वो जो डेफिनेशन है बेसिकली वो क्या है, एक आपके पास है कि जो सेल्स हैं ये बाज दफा इनकी डेथ हो जाती है। तो जो सेल की डेथ है ये दो तरीके से हो सकती है, या तो ये होगी एपोप्टोसिस से, एपोप्टोसिस, या ये होगी नेक्रोसिस। अब एपोप्टोसिस क्या है और नेक्रोसिस क्या है? एपोप्टोसिस इज बेसिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, दिस इज एपोप्टोसिस। और जो नेक्रोसिस है दिस इज एक्सीडेंटल सेल डेथ। एक्सीडेंटल सेल डेथ का मतलब क्या है, आप लोग इसे बखूबी वाकिफ हैं कि अगर कोई हादसा वगैरह हो गया है, ठीक है, या कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम हो गया जिसके नतीजे में आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं वो मतलब एबनॉर्मली मरना शुरू हो गए हैं, दैट वुड बी योर नेक्रोसिस, एक्सीडेंटल सेल डेथ। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि एपोप्टोसिस उसमें हो गया रहा होता है, उसमें जो आपकी सेल्स है वो प्रोग्राम्ड डेथ हो रही होती है उनकी, यानी कि बॉडी को रिक्वायर्ड है कि अब सेल की डेथ हो ताकि नए सेल्स हैं वो उसकी जगह आके ले सकें, तो उसके जो इर्द गिर्द के सेल्स हैं वो उसको खा जाते हैं, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस वगैरह का जो प्रोसीजर है वो भी इधर चलना शुरू हो जाता है बाज केसेस के अंदर। सो बुक इसके अलावा हमें और क्या बताती है, बुक हमें ये भी बता रही है कि इस प्रोसेस के अंदर ये होता किस तरीके से है। जो आपका साइटोप्लाज्म सेल का वो श्रिंक हो जाता है, जाहिर है उसके जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो बाकी सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और उसका जो न्यूक्लियस है वो भी क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, और अल्टीमेटली आपका जो सेल है वो डेड हो जाता है और उसकी जगह नए सेल्स जो है वो ले लेते हैं। दिस वाज अबाउट द एरर्स ऑफ मियोसिस एंड एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन मेल अस। थैंक यू सो मच।